बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। ठीक है, और बहुत कंप्रहेंसिव तरीके से करेंगे, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम बिल्कुल टू द पॉइंट इससे बात करेंगे ताकि आपको इससे फ़ायदा हो जाए और जो जो बच्चे देखते हैं सब बच्चे इनसे फ़ायदा उठाएं। ठीक है जी। बेसिकली जो कूलम्स लॉ है ना, वो दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान मैथमेटिकल या क्वांटिटेटिवली रिलेशनशिप का नाम है। या यूं समझे कि कूलम्स ने दो चार्जेस के दरमियान जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप हमें निकाल के दिया। कूलम्स लॉ के मुताबिक अगर मेरे पास दो चार्जेस हो, दो प्लस हो या दोनों माइनस हो, या एक प्लस हो और एक माइनस हो, कूलम्स के मुताबिक दो चार्जेस जो सेम हैं उनका जो रिपल्जन या जो एक जैसे जो डिफरेंट है उनकी अट्रैक्शन, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है उनका मैथमेटिकल एक रिलेशन हमें निकाल के दिया। अब देखिए, इसको समझने के लिए पहली बात तो यह है कि कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ वैलिड है पॉइंट चार्ज पे। अच्छा, ये पॉइंट चार्ज क्या है? पॉइंट चार्ज वो है जो स्टेशनरी हो, यानी जो एनर्जी कैरियर नहीं हो, यानी ये चार्जेस एनर्जी नहीं रखते हो। क्योंकि अगर ये एनर्जी रखेंगे तो फिर ये रेस्ट में नहीं रहेंगे, यानी हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं रख सकेंगे। तो इसलिए हम जब भी कूलम्स लॉ को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस या टू स्टेशनरी चार्जेस। ठीक हो गया। अच्छा जी, कूलम्स के मुताबिक मैं अब इनमें से कोई एक कंसिडर करूंगा, दोनों कंसिडर नहीं करूंगा। मैं फर्ज करें ये प्लस और माइनस दोनों कंसिडर कर रहा हूं। मेरे बच्चे फर्ज करें ये आपको Q1 और ये आपके पास दूसरा चार्ज Q2 है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मैंने R से रिप्रेजेंट किया। अब कूलम्स लॉ के मुताबिक इन दोनों का जो चार्जेस का प्रोडक्ट है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होगा। क्या मतलब? अगर ये दोनों चार्जेस छोटे हैं या इनका प्रोडक्ट कम है तो फिर इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है वो भी कम होना चाहिए। और अगर इनका प्रोडक्ट ज़्यादा है, अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये, इसको मैं कंसिडर करता हूँ कि ये मेरे पास है 2 कूलम और ये मेरे पास है 3 कूलम। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है 6 कूलम, है कि नहीं? इसी तरह बिल्कुल आप देखेंगे कि ये मेरे पास फर्ज करें एक मेरे पास है 3 कूलम और दूसरा मेरे पास है 4 कूलम। जब मैंने इनका देखो ना ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया तो देखें इसका आंसर भी तो बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि अगर इनका प्रोडक्ट ज़्यादा हो तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है जी। और बिल्कुल वैसे ही उसने कहा कि अगर इन चार्जेस को करीब कर दिया जाए, यानी आर को कम कर दिया जाए, तो इनका अट्रैक्शन या रिपल्जन ज़्यादा हो जाएगा, और अगर इसको आर को ज़्यादा कर दिया जाए तो इनका अट्रैक्शन या रिपल्जन कमज़ोर हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक हो गया। तो अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, यानी इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करें, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो यकीनन आपके साथ मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि जो एक जैसे हैं उनको एक दफ़ा लिखा जाता है और जो एक जैसे नहीं है उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरह ये मेरे पास एक रिलेशन निकला। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है। जब भी हम इसको ख़त्म करते हैं तो यकीनन हम कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ जो कांस्टेंट है वो आप यकीनन जानते हैं, उसको हम कहते हैं के। अब यहाँ के क्या है? हम कहते हैं के एक कूलम कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और अगर आप इसका मैथमेटिकल वैल्यू देखें न्यूमेरिकली तो वो है 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये यहाँ पर ये जो मैंने इस्तेमाल किया ये बेसिकली एप्सिलॉन है। इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
अच्छा जी, ये हमें कौन सी कहानी सुनाता है? ये कहता है जो दो चार्जेस है ना, इनके दरमियान जो मीडियम आपने रखा है, ये मीडियम इन दोनों चार्जेस को कितना अलाउ करेंगे करीब आने के लिए या दूर जाने के लिए। मसलन अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान में कोई इंसुलेटर रख दूं तो इन दोनों की रिपल्जन में या अट्रैक्शन में यकीनन फर्क पड़ेगा कि नहीं। तो दरअसल उस मीडियम की जो टेंडेंसी है कि दोनों करीब आए या दोनों दूर जाए, उसकी जो परमिशन है वो दरअसल रेफर करता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक हो गया। और उसको हम हमेशा इससे जाहिर करते हैं और उसकी एक फिक्स वैल्यू है 8.85 एक्सपोनेंट -12। हाँ, और इसको उल्टा कर देंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। ठीक हो गया। तो अगर आपसे कोई कहे कि ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, तो आप उसे कहेंगे कि दरअसल दो चार्जेस के दरमियान जो हम मीडियम रखते हैं, वो मीडियम इन दोनों को कितना अलाउ करता है अट्रैक्ट करने में या रिपल होने में। उस प्रॉपर्टी को हम इस एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर होगी। अब अगर हम इसको यहाँ पर लगाएंगे तो मुझे जो वैल्यूज मिलेगी वो मुझे यूँ मिलेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये रहा चार्ज 1 चार्ज 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और बेटा इसी को कहते हैं कूलम्स लॉ। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कूलम्स लॉ। इस लॉ के मुताबिक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी इनका प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा उनका अट्रैक्शन रिपल्जन ज़्यादा, और ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर से हम चलेंगे। यानी अगर आर ज़्यादा होगा तो एफ कम होगा, और अगर आर कम होगा तो एफ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास है। अच्छा, अब ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन बेसिकली हम तब इस्तेमाल करते हैं जब दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस हो। अब हम देखते हैं कि अगर हम इन दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम रखें, हाँ, अगर हम इनके दरमियान कोई मीडियम रखें तो फिर इस इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा। याद रखिए, ये इक्वेशन अपने जहन में याद रखो, ये इक्वेशन हम कुछ देर बाद दोबारा इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। आइए चले आगे नेक्स्ट। देखिए, अब हम फर्ज करते हैं कि ये जो दो चार्जेस मैंने लिए, एक मैंने प्लस लिया और एक चार्ज मैंने माइनस लिया। फर्ज करें इनके दरमियान में कोई मीडियम रखता हूं, हाँ, कोई मीडियम रखता हूं, और उसकी जो परमिटिविटी है वो ई एम है। ये वही चार्ज है, ये भी वही चार्ज है, आर वही है, लेकिन अब मैंने फ्री स्पेस की बजाय कोई दूसरा मीडियम रखा जिसकी परमिटिविटी ई एम है। तो अब हम वो इक्वेशन ए कैसे लिखेंगे? ना द कूलम्स लॉ कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे? अब हम लिखेंगे एफ ऑफ द मीडियम, क्योंकि एफ चेंज हो गया ना, अब एफ है तो सही लेकिन अब मीडियम की वजह से, तो जो मीडियम आपने रखा अब ये बना 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह बना ई एम, और ये दोनों चार्जेस आपके वही है जो पहले थे। क्लियर है? इसका नाम मैंने रखा इक्वेशन नंबर बी। अब आपने देखा मेरे पास दो चीजें इंट्रोड्यूस हुई, एक मेरे पास रहा ये और एक मेरे पास रहा ये है फ्री स्पेस की परमिटिविटी, ये है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जो आपने रखा है। आपने इसमें मेक का शीट रखा, आपने इंसुलेटर रखा, आपने कोई प्लास्टिक रखा, आपने XYZ जो भी रखा उसकी ख़ास वैल्यू होगी और हम उसको इस्तेमाल करते हैं। आइए इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, तो इन दोनों के रिलेशन को निकालने के लिए हम एक नया टर्म इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम हमेशा ER से जाहिर करते हैं, और ये रिलेटिव परमिटिविटी दरअसल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस के रेशो के बराबर है। लिहाजा यहां से जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मीडियम की जो परमिटिविटी है वो ER और E0 के बराबर हो जाना चाहिए। अब इसका नाम मैंने रखा कोई इक्वेशन C, और इस इक्वेशन C को डायरेक्ट पुट कर दे आप इक्वेशन B में, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा पुटिंग C
इन बी में बिल्कुल कंप्रहेंसिव तरीके से, यानी ये देखने के बाद आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। बाकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं यकीनन इसमें इंक्लूड नहीं करना चाह रहा हूँ और उसको लिखने की ज़रूरत है, लेकिन अब इस वक्त जो है ना एज ए लाइव लेक्चर जो है आपको जितना इनमें से चाहिए वो आपको मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप जब नोट्स उठाकर देखेंगे तो यकीनन फिर ये सारी बातें उसमें डिटेल के साथ आपको मिल जाएगी। तो हम सी को बी में पुट करते हैं, तो पुट करने से मुझे जो मिला वो मिला एफ बराबर है 1/4 पाई और इसके बाद ये लिखा ई आर ई नॉट और इसके बाद रहा पहला चार्ज, दूसरा चार्ज और आर स्क्वायर। अब अगर मैं इसको मैं अगर थोड़ा सा अरेंज करूं मेरे प्यारे बच्चे, तो मैं ई आर को बाहर निकालना चाह रहा हूं, मैं ई आर को बाहर निकालना चाह रहा हूं। कैसे? मैं लिखता हूं एफ ऑफ एम बराबर रहा 1/E_R और बाकी जो भी है मैं इसको दोबारा वही लिखता हूं। देखिए एक 1/4 है, एक पाई है, एक एप्सिलॉन है और बाकी ये जो मामलात है सामने जो नजर आने वाले हैं ये वो सारे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे आपको याद है ना, ये तो इक्वेशन ए के बराबर है। पिछला वाला आपको नजर आएगा कि जब आप बेग पर जाते हैं तो ये इक्वेशन ए के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर डी। और डी है या ई है? नहीं, ई है। इसका नाम हमने रखा इक्वेशन ई और अब हमने लिखा पुटिंग इक्वेशन ए इन ई। जब मैंने लिखा तो मुझे मिला, क्या मिला? मुझे मिला एफ एम 1/E_R और जनाब जब मैंने वो वाली वैल्यू लिखी तो उसकी जगह ये रहा एफ। अच्छा, मैं अट्रैक्शन ए और आर यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, आप समझ जाएं कि इस एफ के साथ ए और आर मौजूद है। यहां पर भी ए आर है, यहां पर भी। ए से मुराद अट्रैक्शन, आर से मुराद रिपल्जन। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एफ एम और आर, देखें एफ एम और ई आर एक तरफ और एफ दूसरी तरफ रह गया। अब मेरे पास मेन ये इक्वेशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तवज्जो के साथ देखिए, इस इक्वेशन से हमें क्या समझ आ रहा है या इस इक्वेशन से हम क्या सीख सकते हैं, तो वो जरा तवज्जो के साथ देखिए। इस इक्वेशन से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो एफ है ना, ये वो वाला एफ है अट्रैक्शन या रिपल्जन जब दोनों चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम मौजूद नहीं है। इधर है ई आर और इसके बाद है एफ एम। ये जो एफ एम है ये वो फोर्स है जब दरमियान में आपने मीडियम रखा। अब ये फोर्स अट्रैक्शन है, ये भी अट्रैक्शन है, ये रिपल्जन है तो ये भी रिपल्जन है। ये डिपेंड किस पे करता है? चार्जेस पर। अगर आपने चार्जेस एक जैसे लिए हैं तो ये दोनों रिपल्जन होंगे, अगर चार्जेस अपोजिट लिए हैं तो ये दोनों अट्रैक्शन होंगे। अब आइए जरा, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि ई आर की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ, तवज्जो करें, द वैल्यू ऑफ ई आर इज 1 ओनली फॉर एयर या ओनली फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 है, डन हो गया। इसके अलावा बाकी सब के लिए, इन दोनों के अलावा, यानी एक ही तो है एयर, एयर के अलावा इस ई आर की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। तो हम कहते हैं कि अदर देन एयर द वैल्यू ऑफ ER must be greater than 1। क्या मतलब? यानी ER is greater than 1। अब आइए जरा इस पे 2 मिनट बहस करते हैं और आपका मकसद पूरा हो जाएगा। देखिए, जब ये 1 से ज्यादा होगा तो फिर इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन हमें निकल के आ सकता है?
ER1 से ज्यादा है। अब सपोज करें ये 2 है, तो इसका मतलब ये है कि जब ये 2 है तो 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये जो कुछ भी है, तब जाके ये बनेगा F। ये जो कुछ भी है मुझे नहीं पता, लेकिन जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तब इसके बराबर होगा। अगर ये 2 इससे मल्टीप्लाई ना करे तो क्या ये इसके बराबर होगा? आइए एक छोटा सा एग्जांपल आपको करके देता हूं। मसलन जब 2 मल्टीप्लाई होता है 3 से तो हमें मिलता है 6। अब ये 3 से मुराद वही FM है और इस 6 से मुराद वही F है। अब अगर इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई ना किया जाए तो 6 और 3 में क्या रिश्ता मिलता है? मिलता है कि 6 ज्यादा है 3 से। इसका मतलब यहां पर भी वही है कि अगर ER1 है तो फिर तो दोनों बराबर है, लेकिन अगर ER1 से ज्यादा है तो फिर इसका मतलब ये हुआ, इट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि F ऑलवेज बी ग्रेटर देन FM। हाँ जी, बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमारे पास जो F है ये ज्यादा हो गए इससे, क्योंकि जब ये इससे मल्टीप्लाई हो तब जाके F मिलता है, यानी बराबर हो जाता है। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो ये इसके बराबर नहीं होगा। जैसे 2 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 बनेगा, लेकिन अगर मैं फर्ज करे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूं तो ये 6 इस 3 के बराबर तो नहीं हो सकता। अब इससे हमें रिजल्ट क्या मिला? हमें ये रिजल्ट मिला कि अगर फर्ज करे हम 2 चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम रखते हैं तो उनकी अट्रैक्शन और रिपल्जन कमज़ोर बन जाती है, और अगर इनके दरमियान आप कोई मीडियम नहीं रखते तो उसका अट्रैक्शन या रिपल्जन ज़्यादा हो जाता है। अब बोर्ड में इस पर जो सवाल आता है वो आपके सामने में लिखा है। बोर्ड में इस पर सवाल कैसे आता है? बोर्ड में सवाल आता है कि डिफाइन कूलम्स लॉ, और उसके बाद आपसे कहेगा कि शो दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन पॉइंट चार्जेस is greater when there is a medium, when there is a free space, then the force of attraction or repulsion when there is a medium other than free space। क्लियर हो गई बात? तो ये एक अहम सवाल था और मैंने बहुत सिंपल अंदाज से आपको बताया, और जितना आपका लेवल है उस हिसाब से, ताकि आप इसका जो भी कंसेप्ट आपका बनता है इससे वो आपके लेवल के हिसाब से होगा। बाकी इसमें तो बातें यकीनन बहुत सारी है, लेकिन वो चूंकि आपके लेवल के हिसाब से नहीं है तो इसलिए हमने इस वीडियो में इसको इंक्लूड भी नहीं किया। ठीक है बेटा, चलें नेक्स्ट।